हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, पीपीएल क्या होता है और कायरल मॉलिक्यूल और कायरल एटम में क्या डिफरेंस है। यहां तक कि हम लोग कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन के रूल्स भी पढ़ चुके हैं। आपको बेसिक आइडिया भी मैं दे चुका हूं कि किन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का यूज किया जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, कार्डिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो कि 8th पॉइंट है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल 4 एलिमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका सिंबल है सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए सिग्मा, यहां आई, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए एस। वैसे आईटीजे के लेवल पे इन सिंबल्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं जब मॉलिक्यूल्स की 3D ज्योमेट्री की स्टडी की जाती है, तो टर्म सिंबल नाम से एक अलग से पोर्शन आता है, वहां हमें पढ़ना होता है। बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरत जरूर है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज ही ऑप्टिकल एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम लोग इसलिए पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये तीनों ही दीज आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप लोगों को ये तीनों आने चाहिए, प्लेन, सेंटर एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग। आप फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है किसी एक्सिस की बात होगी यहां पर। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखो, फिर मैं समझा दूंगा। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस which pass through a molecule when we rotate this molecule, या जिस भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, with rotate this molecule around this axis by 360 degrees, then we obtain identical structure, या आइडेंटिकल अरेंजमेंट अच्छा, ये जो होना चाहिए मोर देन वन टाइम होना चाहिए, मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार आइडेंटिकल अरेंजमेंट आना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल
अरेंजमेंट। ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो यहां तक पहले आप डेफिनेशन लिखो और फिर इसके एग्जांपल्स में लेने वाला हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। वापस समझ लीजिए पहले कि मॉलिक्यूल से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करनी है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, 3D स्ट्रक्चर आप समझिए इसका। इस मॉलिक्यूल से हमें एक इमेजिनरी एक्सिस पास करनी है। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आप मान लीजिए, काफी पास में लेके बता रहा हूं मैं। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। बोरोन सेंट्रल एटम है, यहाँ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये डायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 स्टेट में होता है। इसका आइडिया हम लोगों को सभी को है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको मैंने पहले भी बताया था 3D स्ट्रक्चर आनी चाहिए। बिना 3D स्ट्रक्चर के हम लोग कभी भी ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो हमें इसका 3D स्ट्रक्चर पता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें से एक इमेजिनरी एक्सिस पास किया यहां से, इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर आर पार इसमें से एक एक्सिस पास किया है, इमेजिनरी एक्सिस। और उस एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। इस एक्सिस के अराउंड जब इसे रोटेट करोगे तो ये यू रोटेट होगा इस तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरीके से रोटेट होगा। तो इस एक्सिस के अराउंड जब इसे हम लोग रोटेट करते हैं पूरा 360 डिग्री, तो 1 टाइम से ज्यादा, एक से ज्यादा बार वही स्ट्रक्चर आनी चाहिए थी जो कि स्टार्टिंग में थी। मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसे ये रुका हुआ स्ट्रक्चर है, इसके रेस्पेक्ट में जब आप इसको 120 एंगल पे घुमाते हो तो वापस वही स्ट्रक्चर बनता है। वापस 120 एंगल पे घुमाते हो तो वापस स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वापस 120 पर वही स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में रुका हुआ था उसी पोजीशन पे आना चाहिए। तो 3 बार वही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, 3 बार वही स्ट्रक्चर बन रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस एक्सिस का नेम दे दिया गया है C3 एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा हुआ? C3 एक्सिस। क्लियर हो गया होगा? जितनी बार 360 पे रोटेट करने पर जितने बार वही स्ट्रक्चर बने, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को नहीं काउंट करना है, तो एक से ज्यादा बार बननी चाहिए, तो उसे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इसी मॉलिक्यूल में इमेजिन कीजिए कि यहां से एक एक्सिस आर पार निकल रहा है जो कि इस बोरोन में से और इस फ्लोरीन में से होता हुआ आर पार निकल गया। अब उस एक्सिस के अराउंड अगर मॉलिक्यूल को आप रोटेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा और 180 डिग्री रोटेशन पर वापस वही स्ट्रक्चर आई, फिर वापस 180 डिग्री रोटेशन पर वही स्ट्रक्चर मिली है। तो इसका मतलब आप 360 डिग्री पर आप पूरा एक चक्कर इसमें लगाओगे तो 2 बार वही स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस मौजूद है, 2 फोल्ड एक्सिस इसमें मौजूद है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 का। BF3 का स्ट्रक्चर हमें पता है, अभी मैंने बात की है इसके बारे में। तो ये स्ट्रक्चर इसकी मान लीजिए, फ्लोरीन यहां रेंज है और 120 के एंगल पर होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैंने यू बनाई है, इस तरीके से बनाई है कि ये वाला फ्लोरीन प्लेन में है। ये फ्लोरीन डार्क लाइन पे इसलिए बनाया है कि ये प्लेन, बोर्ड का प्लेन तो यहां है, बोर्ड इस प्लेन में है, उससे ये ऊपर की ओर निकला हुआ है, तो ये वाला डार्क लाइन पे, और बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जो निकला हुआ गया हुआ है वो है ये वाला फ्लोरीन जो कि डॉटेड लाइन पे बनाया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये डार्क लाइन पे और ये वाला बॉन्ड डॉटेड लाइन पर। क्लियर? तो इस मॉलिक्यूल में अगर इसके रेस्पेक्ट में, इस मॉलिक्यूल के प्लेन के रेस्पेक्ट में यहां से एक इमेजिनरी एक्सिस पास किया गया है, तो इस एक्सिस को जब आप रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री घुमाने पर, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने पर 3 टाइम्स वही स्ट्रक्चर बनती है। इस एक्सिस का नेम दे दिया गया है C3 एक्सिस। ये है C3 एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस भी कहते हैं। ऐसा केवल एक ही एक्सिस इसमें मौजूद है, C3 एक्सिस इसमें है। ठीक है,
अब मैं C2 एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर एक रोटेशन पे 3 बार स्ट्रक्चर बनेगी तो C2, 2 बार बनेगी तो वापस बोलता हूं, एक ही पूरे रोटेशन पे 3 टाइम्स स्ट्रक्चर बने तो C3 एक्सिस, अगर किसी एक्सिस के अराउंड केवल 2 बार ही स्ट्रक्चर बनती है तो उसे C2 कहेंगे, 5 बार बनेगी तो C5 कहेंगे। तो इसमें C2 एक्सिस की बात करते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का ये रहा स्ट्रक्चर, इस बार बोर्ड के प्लेन में लिया है मैंने इस तरीके से कि ये रहा बोरोन ट्राइफ्लोराइड और बोर्ड के प्लेन पे ही चिपका हुआ है। अब C2 एक्सिस की बात कर रहा हूं, यहां फ्लोरीन और इस बोरोन में से होता हुआ कोई एक्सिस पास हो जाए, ठीक है, इस फ्लोरीन और इस बोरोन में से होता हुआ एक एक्सिस पास किया और इसके अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट किया, तो आप समझ सकते हैं ये फ्लोरीन तो उसी जगह रहेगा और ये फ्लोरीन रोटेट होकर यहां आ जाएगा और वो वाला फ्लोरीन रोटेट होकर पीछे वाला पोजीशन पे पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहां से एक्सिस पास किया है और रोटेट किया तो यूं बन गया, ठीक है, अगेन रोटेट किया तो फिर वापस वही बन गया, तो 180 पर फिर 180 पर वही स्ट्रक्चर बन रही है, इसे कहा जाएगा C2 एक्सिस। C2 एक्सिस का मतलब हुआ C 360 डिवाइड बाय 180, यहां जो n रखा जाता है CN एक्सिस बोलते हैं, n ऑर्डर ऑफ एक्सिस होता है कि कितनी बार वही वाले स्ट्रक्चर बनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू यहां है 360 डिवाइड बाय 180, जितने डिग्री रोटेशन पर वह स्ट्रक्चर बन जाए वो एंगल हम लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। n की वैल्यू यहां क्या होगी 2 होगी, यहां n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, क्योंकि यहां n क्या था 360 डिवाइड बाय 120, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अब इसमें आपको मैं पूछ रहा हूं कि इसमें ऐसी कितनी एक्सिस है जो C2 एक्सिस है, तो C2 एक्सिस एक एक्सिस तो ये दिखाई दे रही होगी, दूसरी C2 एक्सिस ये वाली है, तीसरी C2 एक्सिस ये वाली है, इस फ्लोरीन और बोरोन में से पास हो गई, तो इस कंपाउंड में 3 C2 एक्सिस मौजूद है, क्लियर है? अब मैं C1 एक्सिस की बात करता हूं, C1 एक्सिस क्या होना चाहिए, अगर C2 एक्सिस का मतलब है कि 180 पे रोटेशन से वही स्ट्रक्चर बने, C2 का मतलब है 180 पे रोटेशन से बने, तो C1 का मतलब होना चाहिए 360 डिग्री रोटेशन पर वही स्ट्रक्चर बने। तो आप सोचिए किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री पे रोटेट करोगे, चाहे वो कैसे ही टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल हो, वापस उसी पोजीशन पे उसी अरेंजमेंट में वो पहुंच ही जाएगा, तो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो C1 होगा ही होगा। तो हर मॉलिक्यूल में C1 एक्सिस होता ही है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी है, जैसे यही लिख लेता हूं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और इमेजिन कीजिए कि इसमें यहां से प्लेन के ऊपर से मैंने फ्लोरीन में से होता हुआ एक एक्सिस पास किया, इमेजिनरी एक्सिस, और इस एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमा दिया, रोटेट किया यूं, तो आप समझ लेना फ्लोरीन तो यहीं रहने वाला है और ये बोरोन और दोनों फ्लोरीन इसके अराउंड रोटेट होते होते इस तरह से रोटेट करते वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला हो गया C1 एक्सिस, क्योंकि 360 रोटेशन पर ही वापस वही अरेंजमेंट आता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस एक्सिस को थोड़ा सा इस बोरोन की तरफ शिफ्ट कर देता हूं और फिर वही एक्सिस है और फिर हम लोग रोटेट करें, तो इसमें भी ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा इस सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग और रोटेट होकर वापस वहीं पहुंच जाएगा, तो ये भी C1 एक्सिस है। तो मॉलिक्यूल में कितने C1 एक्सिस होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो सभी मॉलिक्यूल में C1 एक्सिस तो होता ही होता है और इनफाइनाइट C1 एक्सिस हर मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है। C1 एक्सिस को अलग से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिया गया है जिसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसमें C1 एक्सिस पूछे जाए तो इनफाइनाइट C1 एक्सिस इस मॉलिक्यूल में होंगे। तो आपको अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो C1 को छोड़ के ही बताना होता है कि C1 के अलावा कौन से हैं, क्योंकि C1 को तो हम लोग आइडेंटिटी एक अलग से एक्सिस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल्स और मैं दे रहा हूं तो वो आप लोगों को करने हैं। सेकंड एग्जांपल है H2O, हमें सभी को पता है बैंड शेप स्ट्रक्चर होता है।
थर्ड एग्जांपल है मीथेन का स्ट्रक्चर लेता हूं। मीथेन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया का स्ट्रक्चर सभी समझते होंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हो गया अमोनिया। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने पता नहीं है, ठीक है। मीथेन का अलग से लेंगे, CH4 का। तो इसमें आप बताइए कौन सा एक्सिस है? C2 एक्सिस है, और केवल एक ही C2 एक्सिस है इसमें। क्यों? क्योंकि यहां ये जो V शेप स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेंटर में से कोई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास हो जाए, जिसके अलाउंग मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो 180 रोटेशन पे ये वाला H रोटेट होकर इस जगह आ जाएगा, वो H रोटेट होकर पीछे से इस जगह आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन होगा। इसमें देखिए मीथेन, इसमें अमोनिया में, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ये स्ट्रक्चर अमोनिया का स्ट्रक्चर हुआ। बीच में नाइट्रोजन मान लीजिए, ये तीनों हाइड्रोजन है, और लोन पेयर यहां होता है अमोनिया में। अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 स्टेट में है, 3 sp3 ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन वाले, तो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और एक sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा रहेगा इस जगह, ठीक है। अब उस लोन पेयर में से आर पार पास करते हुए नाइट्रोजन में से एक एक्सिस पास किया, जो कि इन तीनों के बीच में से यहां से कहीं निकलेगा, और उसके अराउंड अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो आप समझ सकते हैं कि एक चक्कर लगाओगे तो 3 बार वही स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें इस एक्सिस के अलाउंग रोटेशन करने पे 3 फोल्ड एक्सिस आती है, तो ये एक C3 एक्सिस है। तो इस कंपाउंड में एक C3 एक्सिस मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगा मीथेन का, CH4 का। CH4 में स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो इसका, कि सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। मीथेन में सभी बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है मीथेन में? बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू इन मीथेन 109.5 डिग्री या 109 डिग्री और 25 मिनट्स होता है, ठीक है। इतना डिग्री हो गया। अब इसमें बॉन्ड एंगल्स है कितने, ये भी काउंट करें। एक बॉन्ड एंगल तो ये रहा HCH बॉन्ड। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें HCH बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, तो बताइए कितने हैं। जनरली स्टूडेंट 4 बोलते हैं। ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमें बॉन्ड्स काउंट करने हैं। ये HCH है, एक हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये और ये 4, इसके और इसके बीच में 5th, और यहां 6th। 6 बॉन्ड हैं। वापस देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 बॉन्ड एंगल्स इस कंपाउंड में है। तो यहां 6 बॉन्ड एंगल्स आप लोग कर लीजिए। हाँ, हम लोग तो बात ही कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कीजिए। ये रहा 3D स्ट्रक्चर, और इस 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन कीजिए कि इस हाइड्रोजन और इस कार्बन को बिल्कुल आर पार करते हुए एक एक्सिस यहां से पास हो रहा है। तो बताइए इस एक्सिस का नेम क्या होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड जब इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करेंगे तो 3 टाइम्स वही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? C3 एक्सिस। सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है। अगर यहां से पास करने पे C3 एक्सिस है, तो यहां से जब आप एक एक्सिस पास करेंगे इस जगह से और इस कार्बन में से होते हुए, तो इसको रोटेट करोगे तो वापस वही स्ट्रक्चर बनेगा, C3 एक्सिस वही ऐसे कैसे बनेगा। हालांकि ये एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसे टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहां इस तरह से पकड़ने पे बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा। फिर भी टेट्राहेड्रल मान लीजिए आप उसे। तो इसमें से कितने ऐसे एक्सिस हैं जो कि C3 हैं? तो कितने हैं? 4। तो इसमें 4 C3 एक्सिस हैं। 4 C3 एक्सिस इस कंपाउंड में हैं। क्लियर है? और वो कहां से पास हो रहे हैं?
वो H और C के बॉन्ड एंगल से, मतलब इस बॉन्ड पे से पास हो रहे हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर से एक्सिस से पास होते हैं। इस कंपाउंड में C2 एक्सिस भी है, मीथेन में C2 एक्सिस भी है। पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं है, 3D स्ट्रक्चर हमारे पास में है। स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मीथेन हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। मीथेन ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है। आप देखिए ध्यान से कि ये वाला बॉन्ड एंगल आपके सामने है ना, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक और बॉन्ड एंगल है। एक बॉन्ड एंगल तो आपकी तरफ यूं निकला हुआ है और एक बॉन्ड एंगल मेरी तरफ V मान लो। एक V तो इस तरीके से है और दूसरा V इस तरीके से फंसा हुआ पीछे, एक इस प्लेन में है, दूसरा इस प्लेन में। अब इमेजिन कीजिए कि मैं यहां से पीछे की ओर से एक एक्सिस पास करूंगा यहां से, और यहां से होता हुआ वो निकलेगा और मेरी तरफ आएगा, ठीक है। यहां से एक्सिस पास किया आपकी तरफ से इस जगह से, तो यहां से होता हुआ निकलेगा और यहां से होता हुआ बाहर आएगा वो। अगर इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करूं मैं, तो ये घूम के इस तरीके से हो जाएगा, इस एक्सिस का राउंड। तो जो बॉन्ड नीचे था वो ऊपर आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। ये एक्सिस एक C2 एक्सिस है, ये एक्सिस एक C2 एक्सिस है, क्योंकि 180 रोटेशन करने पर वापस वही स्ट्रक्चर बन रही है। तो और आप ध्यान से देखो, इसमें इस बॉन्ड एंगल के अपोजिट साइड ये बॉन्ड एंगल है, 6 बॉन्ड एंगल है टोटल। इस बॉन्ड एंगल के अपोजिट साइड ये बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल के अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये वाला बॉन्ड एंगल है, और इस बॉन्ड एंगल के अपोजिट साइड ये बॉन्ड एंगल है। थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से देखिएगा। तो ये 6 बॉन्ड एंगल्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड है ना, एक प्लेन में है, दूसरा दूसरे प्लेन में है। हर बॉन्ड एंगल को पार करोगे, एक एक्सिस ये वाला C2 एक्सिस इस बॉन्ड एंगल को पार करेगा, तो इसे भी वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे टोटल इस कंपाउंड में C2 एक्सिस है 3 C2 एक्सिस इसमें मौजूद है। तो C2 एक्सिस लिख लीजिए इसमें, 3 C2 एक्सिस, C2 एक्सिस इसमें है। और वो एक्सिस कहां है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट करते हुए है, इस तरीके से। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल को इस तरह से बाइसेक्ट करता हुआ एक एक्सिस पास होता है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल मैंने दिया है, और एग्जांपल्स तो और भी बन सकते हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा। चलो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ही देता। इंग्लिश लेटर्स के अल्फाबेट्स की बात करते हैं हम लोग। अल्फाबेट समझ रहे हैं ना? अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं। ए कैपिटल वालों की बात करता हूं। ए में क्या C2 एक्सिस है क्या? ये पहचान के बता दीजिए आप लोग। A B C D इन सभी के अंदर हम लोगों को C2 एक्सिस पहचानना है। ये रहा B, मैंने सिमेट्रिकल से बनाया है। C D E F G, इसी तरह से आगे इन सभी में मुझे बताइए A to Z तक कि किस किस में C2 एक्सिस है और किस में C2 एक्सिस नहीं है। जैसे C2 एक्सिस प्लेनर फ्लैट स्ट्रक्चर मान लीजिएगा इसे, तो यहां से इसमें से एक एक्सिस पास करें और मॉलिक्यूल को रोटेट, मॉलिक्यूल नहीं है, इस लेटर को रोटेट करें तो रोटेट होगा यूं इस तरीके से और वापस वही बन जाएगा। C2 एक्सिस है इसमें तो है। बी लेटर में यहां से एक्सिस पास करें और इसको रोटेट करें तो इस एक्सिस के अराउंड बी लेटर ऐसे रोटेट होगा और C2 एक्सिस इसमें आ रहा है। तो एक्सिस आपको देखना है, कहीं ना कहीं एक्सिस जरूर मिलेगा, या नहीं होगा तो आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, आपको मैं टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करें और सारे लेटर्स में आप देखिए किस किस के अंदर C2 एक्सिस है, किस में नहीं है। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर दें, अब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। है ना? C2 एक्सिस किसमें है और C2 एक्सिस किसमें नहीं है। ए में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ई में है, बट एफ में C2 एक्सिस नहीं है। एफ में कहीं से भी पास किए C2 एक्सिस नहीं है। जी में भी नहीं है,
H में C2 एक्सिस है, I J में नहीं है, K में है, अगर इस तरह से सिमेट्रिकल सा हो के तो उसमें है इसके बीच में से, L में नहीं, M में है, क्योंकि M में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है कुछ इस तरह से कि यहां बीच में से आएगा। N में है क्या? N में, N मेरे नेम का लेटर है N, इसमें C2 एक्सिस है। कहां से है वो इमेजिन कीजिए, इसमें C2 एक्सिस है, जनरली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं इसे, इसमें C2 एक्सिस है। कहां है? इस तरह से बिल्कुल सेंटर मॉलिक्यूल, सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर है, सेंट्रल पॉइंट के परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं है यहां से पास करने से नहीं है, इस जगह। तो इसको आप रोटेट करो, इस लेटर को तो ऐसे रोटेट करो, तो ऐसे रोटेट करोगे तो वापस ही एन ही बन जाएगा 180 रोटेट करने पर। तो एन में है, ओ में भी है, यहां पर है ना ओ में, ये रहा। पी में नहीं, क्यू में नहीं, आर में भी नहीं है, देख लो। एस में तो है वही सेंट्रल पॉइंट, यहां से इस जगह से रोटेट करें तो एस वापस वैसे घूमेगा और बिल्कुल वैसे का वैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। एम गया, MnO2 QrS टी में है, यू में भी है, और इसी के नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, वी में है, वो वी शेप स्ट्रक्चर ही तो था H2O का जो मैंने बनाया था। MnO2 QrS TUV W में भी है, X में भी है, Y अगर ऐसा बनाऊंगा तो है, और Z में भी है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट्स के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जाएगा, और इनमें C2 एक्सिस नहीं है। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप लोगों को 3D इमेजिनेशन आता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप लोग अच्छी तरह निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।